मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, बहनों, बच्चों एवं सीनियर सिटीजन, आज शाम का नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम एवं गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सीबी चौरसिया, एमडी मेडिसिन, बीसीएच फिजिशियन, बाल रोग एवं कार्डियोलॉजिस्ट, जनमंगल हॉस्पिटल इंदिरा नगर लखनऊ में प्रमुख परामर्शदाता के रूप में विगत 27 वर्षों से कार्यरत हूँ एवं लखनऊ तथा इसके आसपास के जिले के लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को मधुमेह या डायबिटीज के कारण, उनके लक्षण, उसकी परिभाषा, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में रोजमर्रा में जानने योग्य बातें बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक परिभाषा का सवाल है, इस बीमारी को मधुमेह, डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। ये एक आजीवन रहने वाली ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर अधिक होता है एवं इंसुलिन हार्मोन जो कि पैंक्रियास से सिक्रेट होता है कि काफी कमी हो जाती है। कमी दो प्रकार की हो सकती है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में इंसुलिन की कमी ही होती है और जो रिलेटिव कमी होती है उसमें इंसुलिन की मात्रा तो ठीक होती, लेकिन उसका एक्शन ग्लूकोज के ऊपर नहीं होता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस जीट कहा जाता है। तो इस कारण से शरीर में रक्त कोशिकाएं ग्लूकोज को ठीक से यूज नहीं कर पाती हैं और शरीर में रक्त शर्करा बढ़ जाती है। अब मैं डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। एक नंबर की डायबिटीज मेलाइटिस को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है, इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। नंबर 3 प्री डायबिटिक्स होते हैं जिनमें कि रक्त शर्करा की वैल्यू तो नॉर्मल होती है, पर नॉर्मल से थोड़ा सा कम की तरफ होने के कारण यही पेशेंट आगे चलकर डायबिटीज मेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। चौथी प्रकार की डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज होती है जो कि प्रेगनेंसी में पाई जाती है। ये हार्मोन्स के कारण होती है। एक 5वें नंबर की डायबिटीज मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, यानी जो कि एडल्ट्स में होना चाहिए वो यंग पेशेंट्स में, बच्चों में होती है, उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग कहते हैं। इसके अलावा एक लाडा टाइप की भी डायबिटीज होती है। कुछ डायबिटीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं, कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होती हैं। इस तरीके की 7-8 टाइप की डायबिटीज के बारे में हम लोगों को पता है। रक्त में शुगर का लेवल या शुगर की मात्रा बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर रक्त में ब्लड शुगर कम हो जाए नॉर्मल वैल्यू से तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम परसेंट से 110 मिलीग्राम परसेंट तक नॉर्मल होता है। यही खाना खाने के 2 घंटे बाद वैल्यू 90 मिलीग्राम परसेंट से 140 मिलीग्राम तक होती है। डायबिटीज की डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड शुगर की जांच कराते हैं। ब्लड शुगर एक फास्टिंग हो सकती है जो कि 110 मिलीग्राम तक नॉर्मल होती है, 70 से 110 मिलीग्राम। इसमें अगर 126 मिलीग्राम परसेंट हो जाए तो हम इसको डायबिटीज लेवल कर देते हैं। इसी प्रकार खाना खाने के 2 घंटे बाद या 100 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर का लेवल ब्लड में होता है वो
200 से कम होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा कम है तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। और फास्टिंग में 99 से 125 तक अगर लेवल है तो इसको प्री डायबिटिक कहते हैं, क्योंकि 126 मिलीग्राम % होने पर हम डायबिटीज लेवल कर देते हैं। पोस्ट प्रेंडियल या पीपी का मतलब होता है खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद, या 100 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है खाने के बाद या खाने के पहले किसी भी समय खाने से कोई संबंध नहीं होना है। ये लेवल 90 मिलीग्राम % से 160 मिलीग्राम % होता है। हमने इससे पूर्व आपको डायग्नोसिस के लिए ये बताया ही है कि 110 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। 126 मिलीग्राम तक, 126 मिलीग्राम फास्टिंग हो जाने पे डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। इसी प्रकार अगर 200 मिलीग्राम % पीपी शुगर है तो ये डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है। अब हम आप सबको इस डायबिटीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अवेयर हों, ज़रूर जानें, ताकि ये बीमारी जो आजीवन रहनी है, जिसका कोई क्योर नहीं है, उसका आप इलाज और बचाव कर सकें तथा अपना जीवन ठीक से बिता सकें। कारणों में नंबर 1 इंसुलिन की कमी हो सकती है। इंसुलिन की कमी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है ये एब्सोल्यूट हो सकती है या फिर जो है रिलेटिव हो सकती है। रिलेटिव में इंसुलिन की मात्रा तो शरीर में ठीक होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। दूसरे कारणों में जेनेटिक, परिवार में अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उस परिवार में संतानों में इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बढ़ती उम्र में कोलेस्ट्रॉल का स्तर उच्च होना, ये भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस। अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो भी डायबिटीज का एक कारण बन सकती है। बैड लाइफ स्टाइल, मोटापा, ज़्यादा वजन होना, खान पान की गलत आदतें, हार्मोन का असंतुलन भी डायबिटीज के कारण हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का असंतुलन, आधुनिक युग की भाग दौड़, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब डायबिटीज के प्रोडक्शन में मदद करती हैं। कई बार चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाएं या अपने आप से भी खाने वाली दवाओं से लोगों को शुगर की बीमारी या डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। अब इसके बाद मैं डायबिटीज के लक्षणों के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार डायबिटीज में माइल्ड, मॉडरेट एवं सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे अधिक लक्षणों में 3 लक्षण डायबिटीज में है। नंबर 1 इज पॉलीयूरिया, मतलब बार बार पेशाब जाना। नंबर 2 पॉलीडिप्सिया, मतलब बहुत अधिक प्यास लगना। नंबर 3 पॉलीफेजिया, मतलब बहुत अधिक भूख लगना। इसके अलावा अचानक से शरीर का वजन घटना या बढ़ जाना, ये भी एक डायबिटीज का
लक्षण है। अगर किसी आदमी को असाधारण थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगे तो हमको डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए और कुशल चिकित्सक के पास जा कर के अपना चेकअप करा करके इलाज करना चाहिए। इसके अलावा लक्षणों में मरीज को जल्दी जल्दी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, साइकोमोनल, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस का रिस्क इन मरीजों में बढ़ जाता है। त्वचा की तमाम सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन्फेक्शंस तो त्वचा का भी हो सकता है। लास्टली, हाथ पैरों में सुन्नाहट एवं झुंझुनाहट होना। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। पहली बार वो पेशेंट किसी भी एंड ऑर्गन के डैमेज होने के कारण, जैसे गुर्दा खराब होने की वजह से या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से या हार्ट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में या चिकित्सक के पास लैंड करता है। तो इस वजह से कोई सिम्टम्स ना होने पर भी जो है डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए और डायबिटीज़ होने पे उचित इलाज और बचाव, खान पान में परिवर्तन, ये सब करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है कौन कौन सी जांचें आप करा सकते हैं या आपके चिकित्सक को करानी चाहिए डायबिटीज़ होने पर। कंप्लीट ब्लड काउंट होनी चाहिए, ESR होना चाहिए, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए, HbA1c जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक ऐसी जांच होती है जिसमें कि पिछले 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर को मापा जा सकता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू बच्चों में 5.7% से कम एवं एडल्ट में 6% से कम होती है। इसके अलावा अन्य जांचों में लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, रूटीन माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी की भी कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा एंड ऑर्गन डैमेज देखने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, NCV, 2D इको जैसी जांचें भी कराने की ज़रूरत है। अब डायबिटीज़ कौन कौन से शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें सबसे खतरनाक और जो इमरजेंसी में भर्ती होने की ज़रूरत वाली कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें बहुत अधिक शुगर होने पर यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगती है एवं मरीज कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है एवं मरीज को अस्पताल में इसमें जल्दी से जल्दी भर्ती करा करके उचित इलाज करना चाहिए। इलाज में देरी करने से जान भी जा सकती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों में अंधापन, ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन तथा स्किन की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो समराइज और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा
कि डायबिटीज एक आजीवन चलने वाली, क्योर ना होने वाली लाइफ स्टाइल एवं जेनेटिक बीमारी है। ये शरीर के समस्त अंगों फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रभावित करती है एवं मरीज को कष्ट तथा इकोनॉमिकली वीक करती है। अतः इस बारे में अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह नियोनेट से लेकर बुजुर्गों तक में हो सकती है। अगले हफ्ते में इससे बचाव व इलाज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सादर नमस्कार, गुड नाइट, खुदा हाफिज।